गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम उनके बारे में थोड़े से और डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहेगा हमारा टॉपिक। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से हम ये देख पाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से हम ये बता पाएंगे कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। कल भी इसके बारे में कुछ बात की थी हमने। आज फिर से एक बार देखिए। मान लीजिए कि आपने एक प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। मतलब स्फेरिकल सिमेट्री में होती हैं, ये आपको पता है। ये 3 डायमेंशंस में होती हैं, एक्स वाई जेड और तीनों में ही होंगी। तो ये एक स्फीयर बनेगा। उस स्फीयर में से हमने ये रीजन जो था, ये रीजन हमने बाहर निकाल लिया है, ये और ये। मान लीजिए कोन हमारे पास बचेगा, बाकी को हम सब को हटा देंगे। ये हमारे पास एक कंडीशन आएगी यहां पे। तो यहां जो रीजन बना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो हमने लिया है, इसको एक बार अलग से अच्छे से बता दें। ये प्लस चार्ज था, उसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। ये सिचुएशन है। यहां ये जो हमने कोन उस स्फीयर में से बाहर निकाला था, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा सॉलिड एंगल। इसको हम नाम देते हैं सॉलिड एंगल, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल ओमेगा। इससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप देखिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में हम दो जगह पे दो एरिया मानते हैं। एक मान लीजिए यहां और एक मान लीजिए यहां। अब इन दोनों पॉइंट्स पे, इस पॉइंट का नाम R रख लीजिए, इस पॉइंट का नाम S रख लीजिए। जो हमने एरिया अज्यूम किया है वो सेम है, लेकिन हम यहां से ये बता सकते हैं कि इस R और S रीजन में से किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा है। कैसे बता पाएंगे? क्योंकि इस R में से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, और इस S में से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही। और अगर हो भी जाएंगे तो हमेशा यह रहेगा कि इस R में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी, S में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होंगी। मतलब जो रिलेटिव डेंसिटी आएंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, वो R रीजन में से ज्यादा होंगी, S रीजन में कम होगी। और जहां पे डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा रहेंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। जहां पे ये डेंसिटी कम रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम रहेगी। सो R में से और S रीजन में से एट पॉइंट R इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज more than at point S। दूसरी चीज, यहां डेंसिटी की बजाय अगर हम रिलेटिव डेंसिटी यूज करें तो ये और ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो डेंसिटी है वो दो रीजन की है, और दोनों रीजन में से हम जो डेंसिटी का कंपैरिजन कराएंगे रिलेटिव डेंसिटी, उस रिलेटिव डेंसिटी की मदद से हम इजीली ये बता पाएंगे कि किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, किस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम रहेगी। अब आगे हम बात करते हैं। हमें यह पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।
हम इसको और तरीके से एक बार निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे आएगा। मान लीजिए कि यहां पे जो रीजन आपने अज्यूम किया है, इस रीजन में एक तो ये एरिया बन गया है और एक एरिया यहां बन गया है। इसकी जो डिस्टेंस है यहां से वो है R1 और इसकी जो डिस्टेंस है वो है R2। ध्यान रखिए, इस रीजन में इस एरिया में से और इस एरिया में से दोनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या है वो सेम रहेगी। इसका मतलब अब यहां आप देखिए कि आपने 2 डायमेंशन में प्लेन के केस में आपने पढ़ा होगा कि ये एंगल थीटा है, ये R हो गया है और ये L हो गया है। आपने पढ़ा होगा थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R। लेकिन यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो 2 डायमेंशंस में नहीं होती, वो 3 डायमेंशंस में होती हैं। और 3 डायमेंशंस में होती हैं तो इनको हम इस 3 डायमेंशन के केस में इस सॉलिड एंगल को इससे कंपेयर कराते हुए यहां से सॉलिड एंगल की वैल्यू लिखें तो सॉलिड एंगल आएगा डेल ओमेगा इक्वल्स टू, यहां लेंथ थी लेकिन यहां जो है ये एरिया है, तो यहां हम लिखेंगे डेल एस या डेल ए भी आप ले सकते हो, डेल ए अपॉन यहां ये डिस्टेंस थी एल और इस पॉइंट के बीच आर, लेकिन यहां हम जो डिस्टेंस है उसको लिखेंगे आर स्क्वायर। यहां बनेगा ये डेल ओमेगा इक्वल्स टू डेल ए अपॉन आर स्क्वायर। डेल ए की वैल्यू आएगी आपके पास डेल ओमेगा आर स्क्वायर। अब देखिए जो पॉइंट, ये जो रीजन था, ये एरिया, इसका नाम P1 दे दीजिए, इसका नाम P2 दे दीजिए। इस P1 पे जो सॉलिड एंगल जितना एरिया सबटेंड करेगा, इस सॉलिड एंगल ने ये जो एरिया बनाया है इस पॉइंट P पे, ये वाला, ये कितना होगा अगर हम ये निकालने की कोशिश करें तो वो कितना आएगा। नाउ एट P1 एरिया सबटेंडेड बाई सॉलिड एंगल डेल ओमेगा इज, वो यहां से जिस तरह से हमने ये निकाला था वैसे ही निकालेंगे। इसका एरिया आप मान लीजिए ये है, जो एरिया सबटेंड किया है उसकी वैल्यू आएगी डेल ओमेगा, साथ में आर स्क्वायर जो डिस्टेंस थी, लेकिन इस P1 रीजन से ये डिस्टेंस है R1, तो यहां लिखेंगे डेल ओमेगा R1 स्क्वायर। सिमिलरली ये जो एरिया सबटेंड किया है इस सॉलिड एंगल पे इस पॉइंट P2 से, वो कितना होगा। नाउ एट P2 एरिया सबटेंडेड बाई solid angle del omega is, that is equals to del omega, साथ में जो डिस्टेंस थी उसका स्क्वायर, इसके लिए R1 थी इसके लिए R2 है, तो ये आएगा डेल ओमेगा R2 स्क्वायर। यहां पे ये हमारे पास वैल्यू आ गई है R1 और R2। अब ये हम मान के चले थे कि इस P1 वाले एरिया में से और P2 वाले एरिया में से आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी वो सेम है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें थी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें भी हैं। मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या है n। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines is same for
P1 एंड P2, लेट इट बी n। आप मान लीजिए कि उनकी संख्या n है। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया will give electric field intensity at any point, at any point। हमें यहां इस P1 रीजन में और P2 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। P1 के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या पता है जो कि n थी। इस P1 के लिए आपको एरिया भी पता है, तो यहां से आप इस P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? एट पॉइंट P1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका हम नाम दे दें E1, इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इज n पर यूनिट एरिया। टोटल एरिया था हमारे पास डेल ओमेगा R1 स्क्वायर। यहां से E1 की वैल्यू आ गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट P1। सिमिलरली एट पॉइंट P2, एट पॉइंट P2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका नाम आप दे दीजिए E2, इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें से भी n ही है, लेकिन जो एरिया है वो अलग है, और वो एरिया है आपका डेल ओमेगा R2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू E2। इसका नाम नंबर 1, इसका नाम नंबर 2। दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। यहां से हमारे पास आएगा फ्रॉम 1 and 2 E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू n अपॉन डेल ओमेगा, डेल ओमेगा R1 स्क्वायर, और E2 की वैल्यू आप पुट करेंगे वो आएगी n अपॉन डेल ओमेगा R2 स्क्वायर। n से n कैंसिल आउट, डेल ओमेगा से डेल ओमेगा कैंसिल आउट। यहां आपके पास बचेगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। इसका मतलब यहां से आप देखिए E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। इट मीन्स E1 is inversely proportional to R1 square and E2 is inversely proportional to R2 square। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is inversely proportional to R square। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो देखिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चीज को समझने के लिए हम दो कंडीशंस की बात करेंगे। आपको पता है कि यहां जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें चार्ज रेस्ट पे है, लेकिन आने वाले यूनिट्स में हम चार्ज को मोशन में भी पढ़ेंगे। तो यहां हम उन दो कंडीशंस की बात करते हैं, एक रेस्ट पे और एक मोशन में। जब हम स्टैटिक कंडीशंस की बात करें, स्टैटिक कंडीशन, दूसरा नॉन स्टैटिक कंडीशन। इन दोनों में जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उनकी बात करते हैं। पहली कंडीशन जो हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक कंडीशन, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर सीधे तौर पे कहा जाए कि क्या सिग्निफिकेंस है, तो हम ये कहेंगे कि
स्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि जो चीज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताता है फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वो फोर्स तो हम डायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ से निकाल पाएंगे, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई हमें विशेष जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम नॉन स्टैटिक कंडीशन की बात करें, और नॉन स्टैटिक कंडीशन का मतलब जब चार्ज मोशन में हो, और कैसे मोशन में हो, एक्सेलरेटेड मोशन में हो, तो उस एक्सेलरेटेड मोशन में जब चार्ज रहेगा तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करता है, जो कि आप आगे आने वाले यूनिट्स में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाएंगे। इसका मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें प्रोवाइड कराएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड कराएगा। लेकिन स्टैटिक कंडीशन में हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हमें मिलेंगे, तो उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करती हैं, और उनकी जो स्पीड होती है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर आवर। इस कंडीशन में, सॉरी, पर सेकंड, इतनी स्पीड हमारे पास होती है। सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से चलेंगे। अब ये स्पीड वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन है तो एक फाइनाइट वैल्यू। जैसे सन से लाइट आती है इसी स्पीड से आती है, और हम मान के चलें कि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है तो तुरंत लाइट पहुंचनी चाहिए, लेकिन वहां से भी टाइम लगता है 8 मिनट और 16 से 20 सेकंड के आसपास। उसी तरह से इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने के लिए टाइम लगेगा, भले ही वो टाइम कम हो, ज्यादा हो, स्पीड ज्यादा होने के कारण, लेकिन कुछ टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो यहां जो फिजिकल सिग्निफिकेंस आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ये है कि मान लीजिए कि यहां Q1 चार्ज था, ये एक्सेलरेटेड मोशन में था, तो इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट की, और यहां एक दूसरा चार्ज है प्लस Q2। इस प्लस Q2 के ऊपर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां पहुंचेंगी तो फोर्स लगाएंगी, तो इनको यहां से यहां तक ट्रेवल करने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। तो यहां जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट हुई थी वो तो T1 टाइम आप मान लीजिए, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते जो टाइम था वो हो गया है T2 टाइम। सो इस कंडीशन में जो इस मोशन के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो एक्सेलरेटेड मोशन के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई थी वो तो T1 टाइम पे हुई, और जो इफेक्ट दिखा उनका Q2 चार्ज पे वो T2 टाइम पे दिखा। तो इस कोज और इफेक्ट के बीच में जो टाइम डिफरेंस था, वो टाइम डिफरेंस, जो टाइम डिले था, उसी के कारण हमने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। इसी कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां यूज किया। ये था हमारा टॉपिक। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो साथ साथ अपनी फेयर नोटबुक में नोट करते रहिए और एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते रहिए। सो थैंक यू।